नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जहां एक और भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में और पूरे देश के लोगों के बीच भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव और भारतीय अखलाक मोहब्बत, प्रेम, श्रद्धा और सहयोग, सम्मान सब कुछ स्थापित करने के लिए ये निरंतर कम से कम यूट्यूब के संदेश के माध्यम से प्रयास कर रहा है और हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम भी इसमें इस मुहिम में शरीक हो रही है। और जैसा कि कल के एपिसोड में पूरी बात बताने से रह गई थी कि एक गांव था और गांव में कुछ या तो भारतीय जनता पार्टी के या तो समाजवादी पार्टी के या बहुजन समाज पार्टी के या किसी और पार्टी के सब गए थे। तो उस गांव वालों उस गांव में रहने वाले भारतीय भाई बहनों ने इन दलों के कार्यकर्ताओं या नेताओं को स्पष्ट कह दिया कि यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलेगी, यहाँ सभी लोग एक हैं, सभी लोग भारतीय हैं। यह सुन करके बहुत ही मैंने मन को काफ़ी खुशी भी हुई और काफ़ी जो है मैंने जो अनुभूति हुई वो गौरवान्वित होने का कि अब हमारे भारतीय भाई बहन इसका एहसास करने लगे हैं कि भारतीय वातावरण में ही रहने में इस मुल्क की भलाई है और हमारे भारतीय भाई बहनों की सुरक्षा है। यही एहसास पूरे देश में होने की आवश्यकता है। जो उस गांव के भारतीय भाई बहनों ने उन राजनीतिक दलों के चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और या नेता रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या नेता रहे हों किसी पार्टी के, जो उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया उस गांव के लोगों ने कि यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलेगी और यहाँ पर सब लोग एक हैं और सब लोग भारतीय हैं। इसी तरह का जज्बा, इसी तरह की एकता पूरे देश में होने की आवश्यकता है। पूरे देश के लोग यदि इन विखंडनकारी ताकतों को जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो GNPC गांधी नेहरू परिवार चांदार चौकड़ी काकस या जिसको आप हमारे भारतीय भाई बहन गलती से या भूल से या भ्रम से कांग्रेस अभी भी कहते चले आ रहे हैं,
वामदल हों और जो है छुटभैये छत्रप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, टीडीपी, अकाली, ये हमारे भारतीय समाज की विखंडनकारी जो ताकतें हैं, इनको हमारे सभी भारतीय भाई बहन, हमारी पूरी आदरणीय भारतीय आवाम इनको स्पष्ट संदेश दे कि यहाँ पर आपकी विखंडनकारी गतिविधि की दाल नहीं गलने वाली है। यहाँ हम सभी लोग एक हैं, सभी लोग भारतीय हैं। इसी जज्बे की इस देश को बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। और भारतीय आवाम ताकत दल उस स्थिति की और उस जज्बे के ही माने परसुएंस में ये दिन रात वो लगा हुआ है कि कभी न कभी तो ये लक्ष्य प्राप्त होगा। कल अजित डोभाल को आप लोग जानते होंगे, जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, और वो किस पार्टी से हैं छोड़ दीजिए, लेकिन वो बड़ी मार्मिक बात वो कह रहे थे कि हम किसी से नहीं हारे हैं। जितने भी बाहर के आक्रमण करने वाले आए थे, चाहे मोहम्मद गोरी हो, चाहे महमूद गजनी हो, चाहे वो नादिर शाह आया हो, अहमद शाह अब्दाली आया हो, और या अंग्रेज। एक बात भारतीय आवाम ताकत दल बार बार स्पष्ट करना चाहता है कि हमारे देश में जो विखंडनकारी ताकतें हैं, उन्हीं में से एक मानसिकता ये काम करती है कि हमारे जो मुगल आए थे उनको भी आक्रांता बोलते हैं। ये बहुत ही माने विकृत और विखंडनकारी सोच है। जो कोई भी बाहर से आया और बाहर से आने वालों में ये इतिहास बताता है कि आर्य भी बाहर से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। पूरी मानवता जो है वो अफ्रीका के जंगलों से शुरू हुई थी, जो कि यूरोप में, मध्य एशिया में फैल गई थी, और वहीं से धीरे धीरे वो उसका प्रवजन या माइग्रेशन वो माने खास करके माने यूरोप और एशिया के देशों में हुआ है। ये मानवता का इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी यही कहता है। जहाँ तक भारत का संबंध है, जो आए कैसे आए इससे भी कोई मतलब नहीं है। आए यहीं पर रह गए, इसी मिट्टी को अपना वतन माना, इसी में पैदा हुए, इसी में दफन हो गए। वो सभी इस देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं। ये सोच इस सोच को ध्वस्त करना होगा कि जो आए रहे और इसी मिट्टी को अपना वतन समझा, और इनके दादा परदादा पुरखे इसी में पैदा हुए और इसी में खप गए, इसी में दफन हो गए। उनको यदि कोई आक्रांता कहता है, वो सबसे बड़ा जो है वो राष्ट्रद्रोही है और देशद्रोही है। और खास करके विखंडनकारी जो प्रवृत्ति है, विखंडनकारी प्रवृत्ति जो है, लगभग जितनी भी पार्टियों का नाम ये बताया गया है, और खास करके विदेशी जो ताकतें लगी हुई हैं, चीन का काफ़ी पैसा लगता है वो यानी वाम दलों के जरिए, और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के जरिए कि हमारे देश में विखंडनकारी सोच वो हावी रहे हमारे भारतीय समाज पर। तो उसी विखंडनकारी सोच में ये भी एक सोच है कि जो लोग आए यहीं पर रह गए और
ये और इसी मिट्टी को अपना वतन माना, इसी में पैदा हुए और इसी में खप गए, उनको भी अब वो आक्रांता बोलते हैं। तो भारतीय जनता दल का ऐसी सोच को सीधा सीधा जो है वो चैलेंज है और चुनौती है। तो और खास करके ये अंग्रेज आए और यहाँ पर जो विखंडनकारी सोच थी उसी का शोषण किया, उसी का दोहन किया, उसी का इस्तेमाल करके हमारे लोगों को ही जो इस देश के खिलाफ थे उनको मिलाया और हम पर ही जो है वो हमको हराया और हम पर वो शासन किए, लूटे पाटे और चले गए। उनसे तुलना मुगलों से करना ये भारत की विखंडनकारी सबसे घटिया सोच का वो द्योतक है। अब उसके बाद आ जाइए, इस समाज में जो है विखंडनकारी ताकतों में एक धार्मिक उन्माद, सेंसिटिविटी अपने मंदिर के प्रति, संवेदनशीलता मंदिर के प्रति, सेंसिटिविटी अपने मस्जिद के प्रति, ये बहुत ही घातक है। देश की सोचिए, मंदिर मस्जिद को बाद में, देश ये महफूज रहेगा, मंदिर भी महफूज रहेगा और मस्जिद भी रहेगी। लेकिन उस सोच को कि पहले हम मंदिर को सुरक्षित करेंगे, देश जो है, और वो भी देश की सुरक्षा की कीमत पर, देश सुरक्षित हो न हो, पहले हम जो मंदिर को सुरक्षित करेंगे। देश सुरक्षित हो न हो, पहले हम मस्जिद को सुरक्षित, पहले हम जो है मस्जिद को सुरक्षित करेंगे, या इसी प्रकार पहले हम अपने हिंदू धर्म को सुरक्षित करेंगे। देश सुरक्षित हो चाहे न हो, पहले हम अपने इस्लाम को सुरक्षित करेंगे, चाहे अपना मुल्क जो है वो सुरक्षित हो चाहे न हो। इस तरह की जो सोच है वो सबसे घातक, सबसे खतरनाक इस देश के लिए ये सोच जो कुछ तबकों में चल रही है, उसको कुचलने की जरूरत है, उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। फिर से इसको मैं कह दे रहा हूं कि एक सोच बड़ी खतरनाक सोच है कि पहले हमको मंदिर को सुरक्षित करना है, देश सुरक्षित हो चाहे ना हो, पहले हमको अपना जो उनके अनुसार, हालांकि हिंदू सनातन जो विचार है वह कुछ लोगों का वह एकाधिकार नहीं हो सकता, बहुत ही व्यापक है और सभी, और भारत के लोग भी, बाहर भी लोग बहुत सम्मान करते हैं उसके जो दर्शन है, उसके जो विचार हैं। हालांकि इसी धर्म से और लोग निकले, क्यों निकले कि कुछ इसी तरह के तत्व जो है, जो कि सामंतशाही सोच के थे और जो सम्राटवादी सोच के थे, कट्टरवादी तत्व थे, और उनके कर्म कांडों के कारण ही बौद्ध धर्म निकला, सिख धर्म निकला, जैन धर्म निकला, इस कारण। और जहाँ तक कि हिंदू सनातन के आदर्श का सवाल है, उसके विचारों का सवाल है, उसके दर्शन का सवाल है, विश्व में ये बहुत ही महानतम है। लेकिन आज जो उसी को बदनाम कर रहे हैं, उसका नाम जो है वो लेकर के, तो खैर, तो ये सोच है एक चल रही है कि पहले हम मंदिर को सुरक्षित करेंगे, चाहे देश सुरक्षित हो चाहे ना हो। पहले हम जो है अपने उनके अनुसार जो इस तरह के जो कट्टरवादी तत्व है उनका वो सनातन या हिंदू धर्म को सुरक्षित करेंगे, देश सुरक्षित हो चाहे ना हो। और उन्हीं के जवाब में कुछ कट्टरवादी तत्व इधर भी हैं कि पहले हम मस्जिद को सुरक्षित करेंगे, अपना मुल्क जो है वो सुरक्षित हो चाहे ना हो, पहले हम इस्लाम को सुरक्षित करेंगे, हमारा मुल्क सुरक्षित हो चाहे ना हो। ये जो सोच चल रही है हमारे भारतीय समाज के कुछ तबकों की, ये बहुत ही खतरनाक है। उनको भारतीय आम ताकत दल स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि महोदय, पहले इस मुल्क को सुरक्षित करिए, आपका मंदिर भी, आपका हिंदू सनातन भी, आपकी मस्जिद भी, आपका इस्लाम सुरक्षित हो जाएगा। इसको समझिए।
और एक बात और कि सबको साथ में रहना है, सबको यानी भारतीय भाई बहन बन के रहना है और सबको आपसी सम्मान देकर रहना है, किसी को नीचा दिखा के नहीं, और झूठ मूठ की नफरत फैला करके नहीं। इस तरह की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसी प्रवृत्तियों को जो कि इतना अपना खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत लोगों की सोच है, उसमें जो ये इस तरह की गंदगी जो डाल रहे हैं, नफरत जो डाल रहे हैं, और जिसका कि नमूना अभी बताया गया है, उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा वो अच्छी तरह से जो है वो कुचलेगा। कुछ नमूने आपके सामने जो है वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, और उसी के साथ जो है वो नरसिम्हानंद है। हर वक्त जो है वो हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म तो कम कहता है, वो फिर दूसरे आस्था के ऊपर, खास करके इस्लाम आस्था के ऊपर जो है बराबर अनर्गल, निराधार, और वो भी सिर्फ भारतीय समाज में नफरत फैलाने के उद्देश्य से। और उसी का एक जोड़ीदार है असदुद्दीन ओवैसी। अब वो राजनीतिक पार्टी भी बनाया है। वो इस तरह से भाषण देता है कि जैसे हमारा देश जो है कोई इस्लामिक स्टेट हो। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को या उनके समर्थकों को भारतीय जनता दल स्पष्ट बोलना चाहता है कि महोदय, ये इस्लामिक स्टेट नहीं है जहां आप शरिया की बात करेंगे, जहां कुरान की बात करेंगे। ये भारत है, भारत का संविधान लागू होगा, भारत के संविधान के बनाए हुए कानून लागू होंगे। आपका जो शरिया है, आपका जो है वो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। आपके जो संस्कार हैं, सांस्कारिक जो कार्यक्रम है, मानी जन्म है, और भी सांस्कारिक काम है, विवाह है, और भी चीज़ें हैं, या मृत्यु के समय में वहाँ पर आपका शरीया वगैरह वो लगेगा। लेकिन जो आपसी जो व्यवहार है, और वो इस देश का कानून लगेगा। शरिया बिल्कुल नहीं, कुरान बिल्कुल नहीं। और उसी प्रकार ये जो लोग कहते हैं कि हमारे वेद में लिखा हुआ, हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो इस देश का संविधान और संविधान के द्वारा बना हुए कानूनी वो लागू होंगे। तो इसको स्पष्ट रूप से जो है, तो वो जो असदुद्दीन ओवैसी ऐसे भड़काता है लोगों को कि जैसे ये कोई इस्लामिक स्टेट हो। तो असदुद्दीन महोदय भारतीय संविधान का नाम बस नाम भर लेता है कि भाई हम भारतीय संविधान को मानते हैं, बस। इसके बाद वो हर गतिविधि उसकी जो है भारत के संविधान के खिलाफ होती है। और इस तरह से लोगों को भड़का, हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काता है कि जैसे कोई ये इस्लामिक स्टेट हो। तो असदुद्दीन महोदय, ये तो कायर बैठा हुआ है मोदी ने, ये मोदी कायर बैठा हुआ है। लेकिन थोड़ा भी देशभक्त का होता, या ये भारतीय जनता दल होता, या कोई भी होता, तो तुमको ये लात मार करके जो है वो भगा देता, कहता कि तुम्हारा जहाँ शरिया लागू होता हो, जहाँ तुम्हारा कुरान लागू होता, तुम जाओ वहाँ पर। ये भारत देश है, भारतीय बन के रहो। हाँ, भारतीय बन के रहोगे तो तुमको इतने सारे अधिकार भी मिलेंगे और सारी वो इज्जत भी मिलेगी। तो इस तरह से जो है अपने ही देश में इस तरह से जो है, और उसी का देखी कोई वो था कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो पकड़ा गया। और इसी प्रकार से कई कलीमुद्दीन सिद्दीकी होंगे, कई असदुद्दीन होंगे, कई जो है पुष्पेंद्र वो कुलश्रेष्ठ होंगे, कई जो है वो नरसिम्हानंद होंगे। हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, चाहे नरसिम्हानंद हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, इनमें आप लोग फर्क मत करिए। ये भारतीय समाज को तोड़ने वाली ताकतें विभिन्न रूपों में हैं।
आप लोगों ने रामायण देखी होगी, कई कई राक्षस जो है कई कई रूप जो है वो धारण करते थे। जो राक्षस में मैंने ये मैंने कहाँ से विद्या और वरदान पाए थे कि वह राक्षस जो है कई कई रूप धारण करते थे। तो ये वही राक्षस हैं भारतीय समाज को तोड़ने वाले, जो कि कभी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के रूप में, कभी जो है वो नरसिम्हानंद के रूप में, कभी जो असदुद्दीन ओवैसी के रूप में, कभी जो कलीमुद्दीन सिद्दीकी के रूप में, कभी वो अकबरुद्दीन जो ओवैसी के रूप में। यह है, इन सारे राक्षसों का नाश करना है, तभी इस देश में सुकून आएगा। ये जो कायर बैठा हुआ है मोदी ने, हाँ, उसके वातावरण में ये सारी ताकतों के क्या हौसले बुलंद है, मानता हूँ। और इन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, नरसिम्हानंद, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, कलीमुद्दीन, ये आपस में एक दूसरे के देखिए इनकी विशेषता है और इनकी खासियत है। और इसके लिए सभी भारतीय भाई बहन पहचाने उनको कि ये आपस में एक दूसरे की आलोचना नहीं करते हैं। ये सिर्फ पूरे समाज जो है वो समाज को लपेटते हैं। इनको ठीक से ये पहचानिए। तो जो बोला गया है, जो समझाया गया था कि हमारे भारतीय समाज को, इस देश को कमज़ोर करने की जो ताकतें हैं, ताकत एक ही है। कौन ताकत है? हमारे इस भारतीय समाज को कमज़ोर करने के लिए नफरत जो है वो फैला करके वो ये रूप बदली हुई है। एक रूप में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, दूसरे रूप में नरसिम्हानंद, तीसरे रूप में असदुद्दीन ओवैसी, चौथे रूप में कलीमुद्दीन सिद्दीकी, चौथे रूप में जो है अकबरुद्दीन ओवैसी इत्यादि, इसी रूप में है सब। लेकिन है सब एक ही, इस समाज को तोड़ने वाले। इसलिए अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से गुजारिश है कि इनकी सभाओं का बहिष्कार करिए। जिस तरह से सभाएं जिस तरह से इनकी सभा मजमे में लोग इकट्ठा होते हैं, दुख उससे होता है, तकलीफ उससे होती है कि इतने खतरनाक तत्वों की सभा में लोगों का जाना जो है वह इस भारतीय समाज के लिए, देश के लिए वह एक बहुत खतरनाक स्थिति है। इसी से उनके हौसले बढ़ जाते हैं। होते वो समाज टूटता है, इसके बाद देश ही टूट जाता है। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, चाहे वो हिंदू सनातन आस्था के आदरणीय भारतीय भाई बहनों, चाहे हमारे इस्लाम आस्था के आदरणीय भारतीय भाई बहनों, या कोई भी हो, वो लोगों को समझाएं, बताएं। और ऐसी जो समाज को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं विभिन्न रूपों में, उनकी सभाओं का पूर्णतः बहिष्कार करने के लिए लोगों को समझाएं और रोकें। तब जाकर के उनके हौसले पस्त होंगे। और ये इस मुल्क की सलामती के लिए जिस मुल्क के प्रति आपकी इतनी बड़ी देशभक्ति है, और उस देशभक्ति, आपकी देशभक्ति पर भारतीय जनता दल को भी और पूरे देश को भी काफ़ी गर्व है और आश्वस्त हैं हम लोग। हमारे जितने भी, चाहे वो हिंदू सनातन आस्था के आदरणीय भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे इस्लाम आस्था के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हो, सभी पर जो है भारतीय जनता दल पूरे देश को उनकी मुल्क परस्ती पर, उनके देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति पर नाज है और आश्वस्त भी हैं। लेकिन जब तक इन ताकतों को आप मिलकर के हतोत्साहित नहीं करेंगे, और हतोत्साहित करने का जो पहला जो आवश्यकता है कि इनकी सभाओं का पूर्णतः बहिष्कार हो। एक भी आदमी यानी इनकी सभा में न जाए। जो है वो खासकर को क्या आग उगलता है वो असदुद्दीन ओवैसी। अब सामना तो पड़ा नहीं ना, अब सामने पड़े तो भारतीय जनता दल उसको 1 मिनट में ध्वस्त करना चाहता है उसको 1 मिनट में। लेकिन जब कायर बैठा है मोदी है,
तो इसके जो 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 भारतीय जनता पार्टी के सब जो कार बैठे हैं और तो आगे ही लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे कार किस्म की है, और बाकी जो आपके जीएनपीसी है, वामदल, तो वो तो खैर चाहते ही हैं कि देश जो है वो विखंडित हो। अब क्या कहा जाए, जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो गद्दार कन्हैया कुमार अब आकर के उसी संगठन में मैंने आ जुड़ा है जो कि इस देश को टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद करने पर आमादा है। कौन? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी। और एक माने हंसी वाली बात है कि जब तक ये कन्हैया कुमार वो वामदलों के पास था, कम्युनिस्टों के पास था, कम्युनिस्टों ने इसको जब वो नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये गद्दार कम्युनिस्ट उसको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बेगूसराय से टिकट दिए थे। तब वो गद्दार नहीं था। इतने सालों तक जो है वो इन वामपंथियों के साथ रहा, तब गद्दार नहीं था। जब वो नारा लगाया तब भी गद्दार नहीं था। जब वो इनकी पार्टी को छोड़ करके जब वो कांग्रेस या जीएनपीसी के पास पहुंच गया, तब कम्युनिस्ट वालों को लगा कि तब वो कन्हैया कुमार गद्दार। इतने अवसरवादी, इतने देश के दुश्मन हैं ये वामपंथी। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये जीएनपीसी है कि जो है और जिसको जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको ये पार्टी में ले रहा है। भारत की जागरूकता ये कहती है कि इस राहुल गांधी को, सोनिया, प्रियंका को और इसको कन्हैया कुमार को, भारत की जागृति ये कहती है, देशभक्ति ये कहती है कि इन सबको लात मार करके देश के बाहर कर देना चाहिए। लेकिन कायर मोदी बैठा हुआ है, कायर बीजेपी वाले बैठे हैं, तब तक जो है वो झेलना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल ये भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने सभी आदरणीय भारतीय आवाम से यह दरख्वास्त करता है कि ये अपनी गतिविधि जो देश विरोधी गतिविधि को, भारतीय समाज विरोधी गतिविधि को जरा भी कम करने वाले नहीं हैं। आप इनको ईवीएम मशीन पर, मतपेटी पर, बूथ पर बिल्कुल नस्ब नाबूद करने का मन में ठानिए, तब ये माने। क्या अब वो कन्हैया कुमार अब देश पर जो है वो प्रलाप कर रहा है। कल को बोला तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उससे ये कांग्रेस जो है वो देश पर, यानी देश पर प्रलाप वो करवा रही है। और वही प्रलाप करवाने के लिए जो देश के गद्दार किस्म के मीडिया है, उसी के पास जा रहा है कन्हैया कुमार। और शायद वो एंकर लोगों को भी शायद धमका रहा है, वो अंजना ओम कश्यप को धमका रहा है। तो खैर आतंक खुद ही एक गद्दार किस्म का जो है चैनल है। वो उसके एंकरों को कन्हैया कुमार डांटे, कन्हैया कुमार करे तो ये तो उसकी खुद की अपनी जो है कथा और व्यथा है, उसको झेले। जो हमेशा जो है इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप और इस देश का सबसे बड़े दुश्मन और सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत जीएनपीसी के पक्ष में जो माहौल ये बनाता रहता है आतंक वाला जो है, तो वो कन्हैया कुमार से उसके एंकर जो है वो मैंने जो भी हो डांट खाएं या जो भी हैं, तो ये उनकी कृतियों का फल है और नतीजे हैं, वो उसको तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक देश का सवाल है, ये गद्दार किस्म के जो है चैनल हैं, आपके आज तक वाले भी, एनडीटीवी वाले भी और न्यूज़ 24 वाले भी, और उसके सबके सब जो है जितने भी एंकर हैं, तो
इसीलिए जो भारतीय अवाम ताकत दल ये निवेदन जो करता है कि हमारे जो आदरणीय जो हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है, इसी कंधों पर थोड़ी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है कि अब ये जो ताकतें हैं अभी ये मान नहीं रही हैं और न मानेंगी। वो कब मानेगी? जब आप अपनी ताकत दिखाएंगे। कैसे ताकत दिखाएंगे? और उस ताकत दिखाने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, कोई अलग से कोई परिश्रम की जरूरत नहीं है। मन की ताकत है, इनको नष्ट में नाबूद करना है। और आपके मन की ताकत को कोई पहचाने भी ना, ये अति सुंदर है। तो तब जाकर के मानेंगे। और खास करके जो उस गांव ने मैंने वो जो उस गांव ने ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं नेताओं को जवाब दिया कि यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलेगी, यहाँ पर सभी लोग एक हैं, सभी लोग भारतीय हैं। इसी तरह का ये जज्बा पूरे देश में हो जाए तो ये जितने भी राजनीतिक दल हैं वो देश के बाहर हो जाएं या बाहर हो जाएंगे, या वो हिंद महासागर में जाके डूब जाएंगे। देश को इसी की जरूरत है कि ये सारी जो बिखरनेकारी ताकतें हैं देश के बाहर वो जाने को मजबूर हो जाएं या हिंद महासागर में डूबने को मजबूर हो जाए, ताकि हमारा देश ये जो है सुरक्षित हो सके, महफूज हो सके, सुकून आ सके और भारतीय एकता जो है वो स्थापित हो सके। इसके लिए जरूरी है। तो इसलिए भारतीय एकता बहुत जरूरी है। कल्पना करिए कि जिस वक्त ये टीएमसी मजबूर हो जाए, जो हमेशा टीएमसी हमारे समाज में विखंडन पैदा करना। कभी कहती है कि जो है जितने भी हिंदी भाषी हैं उनको मैं वो पश्चिम बंगाल से निकाल दूंगी। बताइए, इससे बढ़ करके देश का गद्दार कौन होगा? अपने ही देशवासियों के प्रति इतना वो खतरनाक बोलना, और सांप्रदायिक और घोर सांप्रदायिक भी है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को हमेशा लुभाने के लिए, फंसाने के लिए जो है वो गतिविधि वो चलाती रहती है। और अभी भी तमाम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल के इसके मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। भारतीय अवाम ताकत दल की उन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि पश्चिम बंगाल के हैं और इस गद्दार जो है ममता बनर्जी के मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, उनसे भारतीय अवाम ताकत दल की विशेष दरख्वास्त है कि जितना जल्दी हो सके उसके मोह माया जाल से उसके हथकंडे से, उसके साजिश से बाहर आए। तभी जाकर के भारतीय एकता स्थापित करने में मदद मिलेगी, आसान होगा रास्ता। ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने है उसका गम भरती है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति दो चीज, और इसी को अपना चुनावी मुद्दा बनाती है, वोट बटोरती है। हमारे जो हमारे देशभक्त अवाम है उसके देशभक्ति की भावनाओं का दोहन करती है, शोषण करती है, दुरुपयोग करती है सत्ता हथियाने के लिए। उसकी असलियत जो है YouTube के माध्यम से बहुत बार वो बताया भी गया है और आगे भी सुन लीजिए। इसके जो सिपह सालार हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब भी कोई ऐसी बात होती है कि जिस पर इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये कार्रवाई करें, तो ये कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके सिपह सालार YouTube या सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाएंगे। इनकी रणनीति है कि जितना ही नफरत फैलेगी उतना ही इनके पक्ष में उतना ही इनके पक्ष में चुनावी माहौल आएगा, बनेगा। उसका एक उदाहरण जरा देखिए। चूँकि हम भी रिटायर्ड तो हैं ही, तो व्हाट्सएप मैंने और यूपीएससी के प्रोडक्ट हैं हम, तो संघ लोक सेवा आयोग
तो उसके जो 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 रिटायर्ड लोग हैं तो उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप है। तो उसमें वही एक सोशल मीडिया की पोस्टिंग आई, जो कानपुर वाला जो कमिश्नर, क्या उसका नाम था, इफ्तिखारुद्दीन, वो कमिश्नर कानपुर था या मंडलायुक्त, कि जो अपने सरकारी आवास पर बुला करके वो कट्टर इस्लाम और कट्टरता का वो पाठ पढ़ा रहा था वो कमिश्नर। इस तरह का वीडियो था वो। अब उस वीडियो को ये बीजेपी के जितने सालार थे मैंने यूट्यूब पर उसको फैला रहे हैं। जब वो पोस्ट जो है यानी हमारे ग्रुप आया, हमने कहा भाई इसको फैलाना बंद करो, ये टैग करो जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको टैग करो, कार्रवाई के लिए। और कार्रवाई का नमूना भी उस पर दिया गया कि इसको तुरंत जो है वो सस्पेंड करिए और जो है वो जांच करिए इसके खिलाफ। और जांच में यदि वही तथ्य, वही सामग्री मिलती है जो कि इस वीडियो में के जरिए जो कि इस वीडियो के जरिए प्रथम दृष्टया मालूम पड़ती है, ये दूसरी प्रकार की खतरनाक और जो है अलार्मिंग सामग्री या तथ्य पाए जाते हैं, तो इसको डिसमिसल, माने बर्खास्तगी जो है नौकरी का सबसे खतरनाक जो है वो सजा होती है। बर्खास्तगी के बाद फिर कहीं और नौकरी नहीं मिलती है। मुअत्तली के बाद तो नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन बर्खास्तगी के बाद नौकरी नहीं मिलती है। तो इसको बर्खास्त किया जाए और हो सके तो देश के बाहर, देश निकाला, डिपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो है मैंने उसको जवाब में जब इस तरह की पोस्टिंग मैंने डाला, तब इसके बाद सब सुट हो गए। तब वो आगे जो है जो प्रसारित कर रहे थे उनकी गतिविधि वहीं पर रुक गई। तब इससे क्या संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नफरत फैलाने, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी गतिविधियों को पर उचित कार्रवाई करे, उस पर रोक लगाए। कार्रवाई करने और जो है रोक लगाने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी जो है नफरत फैलवाती है सिर्फ वोट और सत्ता के लिए। तो जरा आप लोग सोचिए कि ये भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है, जो कि वोट के लिए जो है नफरत फैलवाती है, जबकि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी गतिविधियों को कुचला जाए, रोका जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि फिर इसकी जो है पुनरावृत्ति न हो। तो कितना खतरनाक ये खेल रही है भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी, कि ऐसी प्रविधियों को कुचलने के बजाय जो है उसके लोग जो है वो नफरत फैला करके वोट बटोरने का एक साधन उन समूह ने ये बना लिया है। और यही हाल जो है तमाम जो है ऐसी गतिविधियाँ सिर्फ जिसमें समाज में नफरत फैलाई जाए, ताकि उसी नफरत से जो है बीजेपी के पक्ष में जो है वो वोट का माहौल, चुनाव का माहौल वो आएगा। इतनी खतरनाक सोच वाली, अब हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन सुनिए, इतनी खतरनाक सोच वाली किसी भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये वाली पार्टी इस देश के लिए कितना घातक है, खतरनाक है। और यदि उसके हाथ में सत्ता है तो देश कितना असुरक्षित होगा, इसकी बहुत आसानी से कल्पना या अंदाज किया जा सकता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जीएनपीसी तो जो है
गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस तो है, वो तो इस देश को विखंडित करना, और विखंडित ये कर चुकी है, देश को बांट चुकी है। जैसे कि लोग तमाम कभी वो आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद भाई किसकी देन है? पाकिस्तान की देन है। जो सीमा पार से आतंकवाद आता है, और वो पाकिस्तान किसकी देन है? पाकिस्तान किसका बच्चा है? उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू और उसके साथ साथ वो था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। और कभी कभी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ घुसपैठिए हमारे देश के हर एक हिस्से में बसे हुए हैं। ये देश के दुश्मन जेएनपीसी वाले सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जरा देखिए ये कितने खतरनाक दुश्मन है जेएनपीसी वाले। सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के कुछ मौलवी और मुल्लाओं को पकड़ करके ये फैलवाया कि अपनी आबादी बढ़ाओ, अपनी आबादी बढ़ाओगे तो मैंने कि तुम्हारी हुकूमत आएगी। कहीं कह दिया कि इसी से तुम्हारा जो है वो दारुल इस्लाम आएगा, और क्या और गजवाई हिंद जो भी है। ये जेएनपीसी वाले कुछ मौलवी और उनको इस तरह का फैलवाया, जबकि मंशा क्या थी कि इनका वोट बैंक बढ़े। तो एक वोट बैंक तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर एक अभिशाप थोपा कि उनकी आबादी बढ़ा करके। जरा सोचिए न, जो हमारा गरीब, अच्छा, और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का परिवार अमूमन काफ़ी आबादी जो है वो गरीब ही है। ये तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है, जो सच्चर कमेटी जो इसी जेएनपीसी वालों ने गठित की थी, उसकी रिपोर्ट कहती है कि भारत में इस्लाम आस्था वाले जिससे इन्होंने वोट लिया, सत्ता का सुख भोगा इस जेएनपीसी वालों ने, वो सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार और सबसे अशिक्षित। और कौन? सन 47 के पहले ये सबसे शिक्षित भी थे। ये रिपोर्टें कहती हैं समाज में सबसे अधिक शिक्षित यही लोग थे। लेकिन 47 सालों में इस जेएनपीसी ने उनको सबसे शिक्षित से सबसे अशिक्षित बना दिया इस जेएनपीसी ने, और वोट भी लिया इनसे। सबसे गरीब भी रखा, सबसे बेरोजगार भी रखा। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इनकी हालत जो है, यहाँ तक कि कहीं तो जो है, जो हमारे समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनके लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था है, उससे भी बदतर है। तो ऐसे हालातों में ये रखने वाली जो जेएनपीसी है, तो अमूमन परिवार गरीब है, अशिक्षित है। उसी गरीबी और शिक्षा का दुरुपयोग करते हुए जेएनपीसी कुछ मौलवी और कठमुल्ले और जो है अपने जो उसके एजेंट हैं, मुल्ले और कठमुल्ले मौलवी, आबादी बढ़ाओ ताकि उसका वोट बैंक बढ़े, ताकि उसके सत्ता जो है कायम रहे, सत्ता पर काबिज रहे। और यदि इनकी आबादी और कैसे उनकी जलालत, जो परिवार गरीब है, एक बच्चा भी एफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है कि ठीक से उसका पालन कर सके, उसको अच्छी शिक्षा दे सके, उसको अच्छी ज़िंदगी वो दिला सके, उसको ये जेएनपीसी अपने एजेंट कुछ मौलवी और मुल्लाओं के जरिए कह रहे हैं कि नहीं तुम 10 पैदा करो, चाहे वो किसी भी हालत में। और देखिए ना, जेएनपीसी जो है इनको मैंने उकसाती रहे कि अपनी आबादी बढ़ाओ ताकि इनका वोट बैंक बढ़े। और दूसरी ओर जो जेएनपीसी का जोड़ीदार है बीजेपी वाले, वो बोलते थे 10 बीबी 40 बच्चे, वही समस्या। तो
इसीलिए तो कहा जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं, जीएनपीसी भी और बीजेपी आपस में। तो ये अभिशाप जो है हमारे गरीब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर इसमें थोपा कि उसी गरीबी और अशिक्षा का मैंने वो उसका दुरुपयोग करते हुए या उसका फायदा उठा जो भी करते हुए जो है जीएनपीसी के जो मुल्ला और कटमुल्लों और वो जो मौलवियों के द्वारा आबादी बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, जो भी है, लेकिन अपनी जलालत को झेलते रहे। और यही नहीं, यदि इनके वोट बैंक को इजाफा करने में कुछ कमी बाकी रह गई है तो इन्हीं सबों ने घुसपैठ भी करवाया। इसी जीएनपीसी वालों ने बांग्लादेश से वो घुसपैठ भी करवाया। अब घुसपैठ ही नहीं करवाया, घुसपैठ करवा करके इनके आदमियों ने उनके सारे वो कागज भी बनवा दिए, उनका वोटर आईडी कार्ड भी बनवा दिया, तो उनका राशन कार्ड भी बनवा दिया, तो उनका आधार कार्ड भी बनवा दिया, उनके पैन कार्ड भी बनवा दिया। लीजिए, ये देश के गद्दार जीएनपीसी वाले सिर्फ वोट बैंक। तो खैर भारतीय अच्छा, फिर अब ये समस्या हो गई है कि अब माने 4 करोड़ 5 करोड़ यदि इन आबादियों का माने हस्तांतरण होगा, माने बांग्लादेश भेजा जाएगा, तो उसमें भी काफ़ी वो उत्पात होगा, काफ़ी विप्लव होगा, काफ़ी विध्वंस होगा, काफ़ी अशांति आएगी। तब भी अपना देश कमज़ोर होगा, नफरत फैलेगी, इसकी आग लगेगी। तो हर तरह से इस जीएनपीसी ने इस देश में आग लगाने का एक जरिया जो है वो छोड़ रखा है, और उसी में ये आग लगाती रहती है ये भारतीय जनता पार्टी। तो भी एक समस्या है। जो सन 47 में विभाजन के नाम, भारत देश विभाजन के नाम पर मारकाट इसीलिए हुई जो आबादियों के हस्तांतरण की बात। कोई तर्क, अरे इसके बीजेपी के जो जितने भी यूट्यूबर हैं बड़े खतरनाक किस्म के वो संदेश वो डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो टर्की और उसमें और कौन हंगरी है, पता नहीं देश है, इसमें पूरा आबादियों का वो हस्तांतरण हो गया था। अरे टर्की जो है भारत के लिए जो है वो कोई आदर्श देश बनेगा। भारत का अपना आदर्श है। अब ये सब भूल जाते हैं कि भाई भारत का अपना आदर्श है, आज भी है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कट्टरवादी तत्वों के आगे जो झुक जाती है। इन्हीं कट्टरवादी तत्वों के कारण जो है हम अंग्रेजों से हारे हैं, विदेशियों से हारे। आज उन्हीं कट्टरवादी तत्वों को कुचलने की जरूरत है। ये कट्टरवादी तत्व जो है ये पाले जाते हैं इन राजनीतिक दलों के द्वारा। देखिए दुखड़ा क्या है, कट्टरवादी तत्व जो है खास करके वो पंथ के नाम पर, कुछ जो है वो हिंदू सनातन के नाम पर, कोई इस्लाम के नाम पर, इसी तरह से, और ये विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा पाले जाते हैं। दुखड़ा इस बात का है कि हम ऐसी ही पार्टियों को वोट करते, वो वोट करके उनकी दुष्टता को प्रमाणित कर देते हैं, उनकी दुष्टता कि भाई हाँ भाई ये दुष्टता इनकी बिल्कुल होनी चाहिए। कब? जब उनको हम वोट कर देते हैं। और वोट क्यों करते हैं? व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत जातिवाद के जरिए जो भी हमारे भारतीय भाई बहन वोट करते हैं किसी को, तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ ही साधते हैं कि हमारी जाति का है। तो जातिवाद जो है व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का एक तरीका है। जातिवाद से किसी जाति का न तो भला हुआ है, न हो रहा है और न होगा। उसी प्रकार संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता से किसी भी संप्रदाय का न तो भला हुआ है, न भला होगा, न तो हो रहा है। ये जितने भी देश के जहरवाद हैं, भाषावाद और प्रांतवाद है, ये सब के सब जो है हमारे देश के लोग बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ा भ्रम के जरिए जो है व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। इस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा,
तभी जाकर के ये ताकतें जो है नष्ट में नाबूद होंगी। अब बगैर इन ताकतों को नष्ट में नाबूद किए हुए न तो आप महफूज रहेंगे, न तो हम महफूज हैं, न तो ये मुल्क जो है वो महफूज रहेगा। मुल्क तो बहुत ही खूबसूरत है, लोग बहुत खूबसूरत हैं, उनका व्यवहार बहुत खूबसूरत है, आकर्षक है, लेकिन कट्टरवादी तत्वों को नष्ट में नाबूद करना है। वो कट्टरवादी तत्वों का नमूना अभी बताया गया है, जैसे कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, नरसिम्हानंद, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, कलीमुद्दीन सिद्दीकी, ये सब के सब इनको नस्मे नाबूद मतलब नहीं कि इनको तलवार से मार देना है। इनको मिलने वाले समर्थन एक भी भारतीय भाई बहन, चाहे वो हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज का हो, चाहे हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज का हो, एक भी जो है इनके समर्थन में कोई न जाए, इनकी सभाओं में न जाए, इनको बहिष्कार करे। यहाँ से कम जो है वो शुरुआत करिए। और ये जो राजनीतिक दल जो इनको पालते हैं, उनको भी नष्ट में नाबूद करना है। इतनी खतरनाक जीएनपीसी इस देश की पूरी इतिहास में आप ढूंढना कितनी खतरनाक, इतनी दुश्मन, इतनी बड़ी गद्दार, इतनी बड़ी अभिशाप, इतनी खूंखार अपनी ताकत कोई मिलेगा नहीं। उसके पक्ष में अभी भी देश के गद्दार जो है इसके पक्ष में जो है माहौल बना रहे। अभी भी राहुल की सभा में लोग आते हैं, जब राहुल की सभाओं में देखा जाता है कि लोग आते हैं, असदुद्दीन की सभा में जो लोग आते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभा में लोग आते हैं, नरसिम्हानंद की बातों को सुनते हैं, कलीमुद्दीन सिद्दीकी की बातों को सुनते हैं। यही इस देश का दुखड़ा है। इन सारी जो प्रवृत्तियों को कुचलने की जरूरत है, उनको शून्य करने की आवश्यकता है, दबने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे भारत के दुष्ट जो है इतना उदंड होके कह रहे हैं, तो हम दबेंगे। इनका नाश करना है। तो उस संबंध में तो जो जिस जीएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाने वाले में ये अजीत अंजुम, मुकेश कुमार और ये आशुतोष, ये सब बड़े खतरनाक देश के बहुत बड़े गद्दार हैं सब। पत्रकार जो है रवीश कुमार, वो संदीप चौधरी, मानक गुप्त, अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, सब मैंने और लंबी उसकी फहरिस्त है। उसी में एक नया कोई आ गया है यूट्यूबर जीएनपीसी की ओर, उसका नाम है गिरिजेश वशिष्ठ। वो डरवा रहा है कि अरे महंगाई बढ़ने वाली है, 10 गुना बढ़ जाएगी, ये है वो है, चीन की बात। तो इसी बीच में हम मैंने ऐसे विषयों पर थोड़ी सी गहराई से गए, तो हमने तो देखा ये बड़ी खुशी की बात है। चीन की अर्थव्यवस्था अब जो है चरमराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत है भारत के लिए। वो जो जीएनपीसी के पक्ष में माहौल बना रहा था, जो यूट्यूबर गिरिजेश वशिष्ठ जो है, और उस देश का सबसे बड़ा गद्दार है वो भारतीय जनता दल, बिल्कुल उसके मुंह पर उसके मुंह को वो काला कर रहा है। वो सिर्फ जीएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वो कर रहा है कि वो तर्क ये दे रहा था कि चीन की यदि अर्थव्यवस्था चरमराई तो भारत की भी अर्थव्यवस्था भी चरमराएगी। अरे बेवकूफ़, भारत की अर्थव्यवस्था यानी क्यों वो चरमराएगी भाई? भारत उसे क्या लेता है? भारत न तो उसे कोई खाद्य वो सामग्री लेता है, न तो कोई जो है वो लड़ने का वो हथियार लेता है, न कोई इसी बात लेता है। सिर्फ क्या लेता है? खिलौना, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट, कॉस्मेटिक, और जो है दीपावली की पटाखे और जो है फुलझड़ियाँ। इसके लिए भारतीय जनता दल की एक भावनात्मक अपील है
कि इस दीपावली के अवसर पर हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं, दीपावली के नाम पर एक भी चीन का सामान न खरीदें। और हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि एक भी चीन के सामान जो है दीपावली के अवसर पर वो न बेचें और न मंगाएं। और इससे भारतीय जनता दल की सरकार से, श्री मोदी जी की सरकार से ये निवेदन है कि एक भी सामान जो है वहाँ से चीन से न मंगाएं। तीनों यदि मिल करके देशभक्ति के जज्बे में काम करेंगे तो इससे मैंने जो चरमराती हुई चीन की अर्थव्यवस्था वो ध्वस्त हो सकती है। और ये भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए जो है बहुत एक शुभ लक्षण है। तो हमारे भारतीय भाई बहनों से गुजारिश है कि दीपावली के उपलक्ष्य में वैसे भी चीन के हर एक सामान का बहिष्कार करिए। हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं जो हैं, एक भी चीन का सामान न बेचें। ये आदरणीय मोदी जी से और जो है बीजेपी वालों से भी गुजारिश है कि वो चीन के आयात को शून्य कर दें। तो उसकी चरमराने जो अर्थव्यवस्था चरमराने की दिशा में जो बढ़ रहा है वो उसकी अर्थव्यवस्था जमींदोज हो सकती है। और ये भारत के लिए जो है बहुत वो यानी शुभ लक्षण होगा, विश्व के लिए बहुत राहत वाली बात होगी। और यदि वो चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तालिबान अपने आप जो मर जाएगा तालिबान भी मर जाएगा और पाकिस्तान भी मर जाएगा। तो इसमें जरा भी कोताही वो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें देशभक्ति दिखानी है कि एक भी अब आइंदा से एक भी चीन के सामान नहीं खरीदना है। और उसी प्रकार हमारे आदरणीय व्यापारी वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन भी इस बात को ठान लें कि चीन का सामान न मंगाना है और न बेचना है। और मोदी जी भी जो है या बीजेपी वाले भी जो है चीन से आयात बिल्कुल शून्य करें। और कहीं तो मैंने देखा है कि कहीं मैंने यूट्यूब पर देखा है कि जब इसकी इकोनॉमी ध्वस्त होगी चीन की और विश्व स्तर पर, उसी में भारत को अपना आर्थिक सिक्का जमाने में बिल्कुल बहुत अच्छा मौका है। अब भारत में तो काम हो ही रहा है। भारत में तमाम हाईवे बन रहे हैं, हाईवे का वो निर्माण भी हो रहा है और उनकी वाइडनिंग भी हो रही है, दुरुस्त हो रहे हैं, एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, इकोनॉमिक जो है वो नोट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, भारतमाला वो प्रोजेक्ट चल रहा है और सागरमाला जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारे दूर दराज के और दुर्गम स्थानों पर भी रेलवे लिंक, एक्सप्रेसवे, हाईवे सब बन रहे हैं। 4-6 साल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का और आधारभूत सुविधाओं का पूरा जाल बिछ जाएगा और विश्व के जितने भी निवेशक हैं उनके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। यहाँ पर निवेश होगा, उद्योग लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत जो है आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा अवसर है कि चीन की चरमराती हुई जो है अर्थव्यवस्था को बिल्कुल अच्छी तरह से वो बिल्कुल यानी उसको धक्का दिया जाए। और धक्का देने की यही तरीका है कि एक भी चीनी सामान हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन न खरीदे। हमारे आदरणीय व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन एक भी चीनी सामान न मंगाएं और न बेचें। और मोदी जी भी और बीजेपी वाले भी चीन से आयात को शून्य कर दें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।